प्यारे विद्यार्थियों, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हम विभिन्न राजवंशों के योगदान के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हर्यक राजवंश के बिंबिसार और अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध की शक्ति के विस्तार के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य के शक्ति और उत्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। हर्यक राजवंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग, जो कि उसका अमात्य था, शिशुनाग वंश की स्थापना की गई 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है और शिशुनाग बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। शिशुनाग के नेतृत्व में अवंती का मगध में विलय किया गया। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती हुआ करती थी, एक शक्तिशाली महाजनपद था और अवंती का मगध में विलय होने से मगध राज्य की सीमाएं पश्चिम में समुद्र तट तक पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ अवंती का विलय हमारे को ये भी बताता है कि मगध और अवंती के बीच में स्थित वत्स महाजनपद, जो कि अवंती महाजनपद का मित्र राज्य हुआ करता था, उसका भी विलय शिशुनाग के द्वारा मगध में कर लिया गया था और इस प्रकार मगध महाजनपद की सीमाएं पश्चिम में समुद्र तट को छूने लगी थी और साथ ही साथ पश्चिमी देशों के साथ व्यापार से इस महाजनपद को काफ़ी आय होने का रास्ता भी खुल गया था। साथ ही साथ शिशुनाग के द्वारा वैशाली को मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी बनाई गई, जिसका उद्देश्य वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करना था। शिशुनाग वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक कालाशोक था, जिसने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक मगध पर राज्य किया। कालाशोक के द्वारा वैशाली से पुनः राजधानी परिवर्तित कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो आगे आने वाले समय में मगध महाजनपद का राजधानी रहा। साथ ही साथ कालाशोक के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाना। अर्थात द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था 384 ईसा पूर्व में और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में दो मत उभर कर सामने आए। पहला स्तीवर संघ, दूसरा महासांगिक संघ, और इन्हीं मतों से आगे चलकर बौद्ध धर्म दो प्रमुख भागों में बटा, दो विचारधाराओं में बटा, जिनको हीनयान और महायान विचारधारा के नाम से जाना जाता है। कालाशोक के बाद में उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा 22 वर्षों तक राज्य किया गया, जिसमें अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन अंतिम शक्तिशाली शासक था। नंदीवर्धन के बाद उसका उत्तराधिकारी महानंदिन नागवंश का अर्थात शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और उसको हटाकर नंद वंश के महापद्म नंद के द्वारा मगध में नंद वंश की स्थापना की गई 344 ईसा पूर्व में। महापद्म नंद को पुराणों और विदेशियों यात्रियों दोनों ने शूद्र या निम्न जाति उत्पत्ति का बताया है, परंतु महापद्म नंद मगध के राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसके समय में उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में लगभग सभी राज्यों को या
शासकों को उसके द्वारा जीत लिया गया, जिनमें इक्ष्वाकु, पांचाल, काश्य, हेहय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिहोत्र आदि प्रमुख राज्य थे। सभी राजाओं को अपने अधीन उसके द्वारा किया गया। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक की उपाधि से विभूषित किया गया है, अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला उसको कहा गया है। और इस प्रकार महापद्मनंद मगध के राजाओं में सबसे शक्तिशाली था और इसके नेतृत्व में मगध राज्य की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई और साथ ही साथ धन, ऐश्वर्य और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी मगध का उत्कर्ष हुआ। महापद्मनंद अर्थात या महापद्मनंद के द्वारा स्थापित नंद वंश में 9 राजाओं के द्वारा शासन किया गया, जिनको सम्मिलित रूप से नवनंद के नाम से भी जाना गया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो बड़ा ही लालची और महत्वाकांक्षी था और अपनी धन लिप्सा के कारण प्रजा पर अनेक कर धनानंद के द्वारा लगाए गए। और ऐसा कहा जाता है धनानंद के समय में एक बहुत बड़ा खजाना गंगा नदी की एक धारा में पहाड़ी गुफा के पीछे छुपा कर रखा गया। धनानंद के समय भी मगध की सैनिक शक्ति अपने उत्कर्ष चरम सीमा पर थी और एक बहुत बड़ी सेना मगध में हुआ करती थी। धनानंद के समय भारत पर यूनानियों के द्वारा सिकंदर के नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुए और उत्तर पश्चिमी सीमा से होते हुए सिकंदर भारत में प्रवेश करने में सफल हो गया, परंतु सिकंदर की सेना धनानंद अर्थात नंद वंश की सेना से घबराकर व्यास नदी से आगे बढ़ने से यूनानी सैनिकों के द्वारा मना कर दिए जाने के कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि नंदों के नेतृत्व में मगध की सैनिक शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, परंतु अपनी धन लिप्सा के कारण धीरे धीरे धनानंद जनता में अलोकप्रिय होने लगा। साथ ही साथ धनानंद के द्वारा एक ब्राह्मण जो बाद में इतिहास में कौटिल्य या चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई, का भी अपमान किया गया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य के द्वारा अपने शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ को परिष्कृत करके धनानंद को मगध के सिंहासन से पदच्युत किया गया, हटा दिया गया। इस प्रकार धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और धनानंद को हटाकर 323 ईसा पूर्व में मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई और मौर्य वंश के नेतृत्व में मगध की कीर्ति और सीमाएं संपूर्ण भारत की तरफ फैली और मगध का इतिहास भारत का इतिहास बन गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में विभिन्न राजवंशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के शासकों के बारे में हम पढ़ते हैं। मगध के उत्कर्ष में राजवंशों और प्रमुख शासकों के योगदान के साथ साथ अन्य भौगोलिक और एवं सामरिक स्थिति का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ यहाँ का संचार तंत्र, समृद्ध उर्वर क्षेत्र तथा यहाँ के महान शासकों के द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति इसका प्रमुख कारण थी, जिससे मगध महाजनपद से संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकीकरण करने के लिए तैयार हुआ। इस प्रकार मगध
का इतिहास भारत का इतिहास बन गया। धन्यवाद।